हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to your very own classes, अपनी commerce classes. Today we will be looking at the last segment of the unit National Income and Related Aggregates. आज इसमें लास्ट फोकस करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर टॉपिक के ऊपर. What is GDP? The total flow of goods and services produced in a domestic territory in an accounting year is the GDP. जो total goods और services produce होते हैं किसी भी अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री के अंदर, उसको उस कंट्री का जीडीपी कहा जाता है. अब जीडीपी से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, एक बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और दूसरा बोलते हैं रियल जीडीपी. सो व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? जीडीपी एट करंट प्राइसेस. नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम है जीडीपी एट करंट प्राइसेस. व्हाट इज इट? इसकी डेफिनेशन है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the current year prices. यहाँ तक तो जीडीपी की डेफिनेशन है. ये जीडीपी क्या होता है? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब नॉमिनल लग गया वर्ड, तो नॉमिनल जीडीपी में हम ऐड कर देंगे एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करेंट ईयर प्राइसेस. कहने का मतलब है नॉमिनल जीडीपी अगर कैलकुलेट करना है तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं करंट ईयर क्वांटिटी और जो करंट ईयर प्राइसेस हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट नॉमिनल जीडीपी. दूसरा टर्म है हमारा रियल जीडीपी विच इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. अब वही है, पहले जीडीपी की डेफिनेशन लिख लीजिए. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. अब रियल जीडीपी वर्ड लग गया तो आगे लग जाएगा एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइसेस. नाउ व्हाट इज अ बेस ईयर? बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन. जो साल एक नॉर्मल साल होता है जहां पर कोई आपकी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस नहीं हो, बहुत आपका अप्स एंड डाउन्स नहीं हो इकोनॉमी के अंदर, उसको हम एक स्टेबल ईयर को बेस ईयर लेते हैं और उस ईयर से कंपेयर करते हैं. तो उस ईयर के प्राइसेस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर क्वांटिटी को तो यू विल गेट रियल जीडीपी. तो कहने का मतलब ये नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर प्राइसेस लिए जाते हैं और रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइसेस लिए जाते हैं. अब अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ने का कारण फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया है, क्वांटिटी बढ़ गई है, या फिर प्राइसेस बढ़ गए हैं. दोनों कारणों से नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है. बट इफ रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग इट विल बी ओनली ड्यू टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस तो सेम ही रहने वाला है. ये तो बेस ईयर प्राइस है तो ये तो स्टेबल प्राइस है. यहाँ पर अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से ही बढ़ेगा. तो दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है. एक क्वांटिटी बढ़ गई है करंट ईयर में, दूसरा प्राइसेस बढ़ गए हैं करंट ईयर में. रियल जीडीपी बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के कारण बढ़ेगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. Now in this example we have taken three commodities. Let us assume कि there are three commodities being produced in the country. तीन ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीट, क्लॉथ और मिल्क. मान लीजिए 2019-20 विच जो हमने करंट ईयर लिया है उसमें 1000 मीट आपका केजीज प्रोड्यूस हुआ है, 500 मीटर्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ है एंड 200 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस हुआ है. दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल फिगर्स. लेट अस अज्यूम ये करंट ईयर क्वांटिटीज हैं और करंट ईयर में वीट का प्राइस है लेट अस अज्यूम टू बी 20 रुपीज पर केजी, क्लॉथ का 30 रुपीज पर मीटर एंड मिल्क का 40 रुपीज पर लीटर. और ये हमने बेस ईयर जो ईयर ऑफ कंपैरिजन लिया है वो 2014-15 लिया है. अगेन दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल प्राइसेस. वीट जो है वो 15 रुपीज पर केजी है, क्लॉथ 20 रुपीज पर मीटर है और मिल्क मान लीजिए 30 रुपीज पर लीटर है. तो अब अगर हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है या मार्केट वैल्यू एट करंट ईयर प्राइसेस करना है तो हम क्या करेंगे? करंट ईयर क्वांटिटी को करंट ईयर प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 20,000. देन 500 into 30 is how much? 15,000. And 200 into 40 is how much? 8,000. So this total will be 8 and 5 13, 2 3 and 1 43,000. Now if we see what is the market value at base year prices,
तो करंट ईयर क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइसेस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम 15 into 1000 is 15,000. 20 into 500 is 10,000. And 200 into 30 is 6,000. तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो गई आपकी अगर हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो 6 and 5 is 11 and 1 2 and 3 31,000. तो अब देखने में ये आता है कि नॉमिनल जीडीपी आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस जो है करंट ईयर में बढ़ गए हैं. देयर हैज़ बीन प्रोबेबली एन इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस फ्रॉम कंपेयर्ड विद द बेस ईयर प्राइस. तो यहाँ पर आपका प्राइस के बढ़ने की वजह से ये ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. वेरेज अगर इसको हम एक्चुअल अपना कंपेयर करना चाहते हैं विद 2014-15 विच इज सपोज टू बी द बेस ईयर इन दिस एग्जाम्पल, देन इन दैट केस आपको जीडीपी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है. तो अगर हमें कंपैरिजन करना है जीडीपी का तो द बेस्ट वे इज टू लुक एट रियल जीडीपी. रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू कंपेयर द एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये तभी बढ़ेगा जब हमारी करंट ईयर में क्वांटिटी बढ़ती है विच इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग इंक्रीज इन द इकोनॉमी. प्राइसेस के बढ़ने से तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी आपका चाहे प्राइस बढ़े चाहे क्वांटिटी बढ़े दोनों वजह से बढ़ता है. वेयर रियल जीडीपी सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से बढ़ता है. तो रियल जीडीपी आपको बेटर पिक्चर देता है, रियल पिक्चर देता है इकोनॉमी में जीडीपी के बढ़ने की या टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है इसको जानने की. सो दिस एग्जाम्पल इज अ गुड वन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड nominal GDP. Now let us understand the conversion of real GDP and nominal GDP. If we have to convert real GDP into nominal GDP or the other way around, then the formula एक ही formula याद कर लीजिए. Nominal GDP is equal to real GDP into price index upon 100. Now what is price index? जो आपके प्राइसेस में फ़र्क आता है इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करना आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था. तो जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने सीखा था जिसमें आप हमेशा बेस पॉइंट 100 लेते हैं और मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 150 अगर आपका प्राइस इंडेक्स हो गया तो इसका मतलब 50% से हमारी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं. सो अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. तो आपको बस फॉर्मूला याद करना है. सो दिस बिकम्स नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100. Nominal GDP, as we already know, is also known as GDP at current prices. Real GDP, we know it is known as GDP at constant prices. And price index is also known as GDP deflator. तो ये आपके alternate name है इन तीनों के. इनके mix को question दिया जा सकता है. Real GDP, Nominal GDP या Price Index. तो ये तीनों के alternate names जो हैं वो आपको याद रखने हैं. So accordingly, एक example से इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए Price Index दिया गया है 200 and nominal GDP is given as rupees 500 crores और real GDP आपसे पूछा जाए तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूले को आप रियल जीडीपी सब्जेक्ट बना लेंगे. सो रियल जीडीपी बिकम्स व्हाट? नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स. अब कैलकुलेट करना आसान है. नॉमिनल जीडीपी इज 500 इनटू 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स इज गिवन एज 200. सो दिस इज कैंसल्ड. सो दिस बिकम्स 250 करोड़. रियल जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी रुपीज़ 250 करोड़. ये क्वेश्चन एज इट इज सीबीएसई में इसी तरह से आते हैं. आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. अगर आपको फॉर्मूला ठीक से याद है तो आप इसमें 100% आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे. तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. ज़्यादातर आया हुआ क्वेश्चन है ये. इसका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही ईजी है. कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं तीनों में से, चाहे वो जीडीपी डिफ्लेटर पूछ लें या रियल जीडीपी पूछ लें या नॉमिनल जीडीपी पूछ लें. कोई एक चीज़ पूछी जाएगी और 2 चीज़ दी हुई होंगी. सो फुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर हो जाता है. सो इफ़ यू विल बी लकी इफ़ यू गेट इट दिस ईयर. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज वी विल बी टॉकिंग अबाउट जीडीपी एंड वेलफेयर. नाउ जीडीपी इज इट अ मेजर ऑफ वेलफेयर? वेलफेयर क्या होता है? जो एक सेंस ऑफ वेलबींग होता है सिटीजन्स के, कंट्री के, अपने एक सेंस जो होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वेलबींग का एक जो सेंस होता है दैट इज नोन एज वेलफेयर. तो क्या जीडीपी वेलफेयर को मेजर करता है? एक तरह से अगर देखा जाए तो हाँ मेजर करता है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है कंट्री में. और अगर वो बढ़ रहा है मतलब इनकम बढ़ रही है अगर कंट्री की, तो येस द कंट्री इज ग्रोइंग और लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए.
बट ये ऐसा हमेशा नहीं होता। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, और ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो अकॉर्डिंगली व्हाट आर द लिमिटेशंस, लेट अस अंडरस्टैंड। पहला लिमिटेशन है कि जीडीपी मेजर करते समय हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का नहीं पता लगता। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ये किस लाइन पर इलाबोरेट करना है आपको अपने आंसर को, कि इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिच और पुअर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जीडीपी तो पूरे कंट्री की इनकम की बात हो गई, इसमें अगर ऐसा हो रहा है कि रिच इज ग्रोइंग रिचर एंड द पुअर आर ग्रोइंग पुअरर, मतलब पुअर जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, लेकिन जो अमीर अमीर हो रहा है वो इतना ज़्यादा अमीर हो जा रहा है कि वो गरीब जो गरीब हो रहे हैं उसकी भी इनकम को कवर कर ले रहा है। यू हैव टू रिमेंबर कि जीडीपी एक तरीके का एवरेज है। तो एवरेज अगर आप बात करते हैं, मतलब टोटल इनकम है और तो एवरेज की बात नहीं है, बट ये इसके अंदर लिमिटेशन वही एवरेज वाला है कि अगर सारे अमीर इतने अमीर हो गए हैं कि जो गरीबों की जो इनकम कम हुई है वो भी उससे कवर अप होती जा रही है, तो कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन जो डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड पुअर वो बढ़ जाएगा, और हर व्यक्ति इसमें बढ़ नहीं रहा है। जो गरीब है वो आपका और पिछड़ जा रहा है, सिर्फ जो फायदे में है वही लोग और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कंट्री में सब लोग बढ़ रहे हैं, सबकी इनकम बढ़ रही है, इट इज द कंट्री इज ग्रोइंग वेयर एवरीबडी इज ग्रोइंग, तो आपके पास इस तरह की जो पार्टिसिपेटिव ग्रोथ होगी वो आपका वेलफेयर दिखाएगी। लेकिन अगर ये नॉन पार्टिसिपेटिव है, मतलब एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बढ़ रहा है लेकिन दूसरा नहीं बढ़ रहा, देन इन दैट केस ये लिमिटेशन है जीडीपी की, ये आपको पता नहीं लगेगा, तो कंट्री का वेलफेयर नहीं भी हो रहा है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। दूसरा लिमिटेशन है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का। ना कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं कंट्रीज में। अगर कंट्री में हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स जो आम जनता के लिए बनते हैं, हमारे जो कंजम्पशन में काम आते हैं डे टू डे, अगर कंज्यूमर गुड्स बढ़ रहे हैं तो कंट्री का वेलफेयर हो रहा है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वॉर टाइम गुड्स बढ़ रहे हैं, हालांकि हमारे देश की बाउंड्रीज भी सुरक्षित रहनी चाहिए, उससे भी हमारा वेलफेयर होता है, बट इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो अगर कंट्री में वॉरशिप्स बढ़ रहे हैं या आपके एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे आम जनता का तो कोई खास फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो भी क्योंकि एक तरीके का गुड प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, आर्म्स एंड एम्यूनेशन मान लीजिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी एक कंट्री में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू भी जीडीपी में कैलकुलेट होगी। अब लेकिन उससे नॉर्मल लोगों का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी कंट्री का वेलफेयर नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि नहीं कंज्यूमर गुड्स बढ़ रहे हैं, देन इन दैट केस क्या होगा आपका कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जिन चीज़ों में पैसे का लेन देन नहीं होता है वो जीडीपी में मेजर किया ही नहीं जाता। जैसे आपकी मदर की सर्विसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माँ एक दिन नहीं हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका वेलफेयर कहाँ पर है, बट क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं होता है, शी डजंट गेट अ सैलरी फॉर दैट, तो वो आपका जीडीपी में नहीं आ रहा। इस तरीके से अगर कोई और भी बाटर सिस्टम कहीं पर चल रहा है तो वो भी आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। सो अकॉर्डिंगली जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं जो हमारे वेलफेयर पर इक्वली असर डालते हैं, लेकिन क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हो रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगे जीडीपी में। सो अकॉर्डिंगली वहाँ पर भी लिमिटेशन आ जाता है जीडीपी का कि हमें नहीं पता लगता, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए होते। फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नैलिटीज। ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है एनी बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की वजह से कोई फायदा या नुकसान हो, ऐसी एक्टिविटी जो फर्म ने करी हो या इंडिविजुअल ने करी हो, लेकिन जिसके लिए ना तो उसे फीस देनी पड़ती हो ना फाइन पे करना पड़ता हो, उसको हम एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता है, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होता है। जिससे सोसाइटी के ऊपर हार्म आए वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगा, और जिससे सोसाइटी का फायदा हो उसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। लेकिन हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से, कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से ना तो आपको जिसके लिए फीस देनी पड़े, अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही, या आपकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है और आपको उसका कोई फाइन नहीं देना पड़ा, उसको हम एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पड़ोस में एक आम का पेड़ लग जाता है जो मेरी बाउंड्री वॉल से सटा हुआ है, अब उसके कुछ आम तो मेरे घर की तरफ भी आएंगे, मुझे तो फ़ायदा हुआ, प्लस एक पेड़ लगा है तो उसकी ऑक्सीजन भी आएगी, वायु हमारी साफ़ होगी, एक एनवायरनमेंट हमारा क्लीन होता है, तो वो हमें फ़ायदा मिलता है उसका।
लेकिन उसके लिए क्या मैं फ़ीस दूंगी अपने पड़ोसी को कि तुमने आम का पेड़ लगाया है, चलो चलो अब फीस ले लो इसकी? नहीं। लेकिन मेरा बेनिफिट तो हो रहा है, वेलफेयर तो हो रहा है। सो दिस विल बी टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ ये भी अकाउंट नहीं की जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई मॉनेटरी लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन इनका असर, हमारे एनवायरनमेंट का असर हमारे जीवन पे पड़ता है। एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल देश हो, लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो उसका नेगेटिव असर जो होता है वो लोगों के, सिटीजन्स के ऊपर पड़ता है और वेलफेयर उनका कम होता है। उसके बाद एक और चीज़ जो हम नहीं ध्यान देते हैं वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसमें हमने पॉपुलेशन ग्रोथ का नहीं देखा कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा ग्रो कर जाए आपकी, तो आपके ऑल दो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट पर हेड अवेलेबिलिटी तो कम ही हो रही है। तो अकॉर्डिंगली पर हेड अवेलेबिलिटी जो है वो भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम वेलफेयर की बात करते हैं। जीडीपी जो है वो पर हेड अवेलेबिलिटी की बात नहीं करता, वो टोटल अवेलेबिलिटी की बात करता है। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है और साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है, जीडीपी की ग्रोथ रेट से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो एक्चुअली तो पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो रही है, उस केस में लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो वेलफेयर की जब भी बात करें तो हमें ये लिमिटेशंस जीडीपी की डिस्कस करनी होती हैं। एग्जाम में भी आपके पास ये कभी भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा कि लिमिटेशंस क्या है जीडीपी की। इनसे रिलेटेड इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, या फिर आपको केस स्टडी फॉर्म में बनाकर दिया जा सकता है जहाँ पर आपको इस बात को रिलेट करना है। सो अकॉर्डिंगली अगर आपने ये अच्छे से समझा है, ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि आपको अपने आंसर्स किस पॉइंट पर इलाबोरेट करने हैं। सो अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। दिस इज ऑल देयर इज टू नेशनल इनकम। कुछ एड ऑन्स और दूंगी मैं आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड, जो चीज़ें हमारी छोटी छोटी रह गई हैं बीच में, उनका एक एड ऑन चैप्टर और बनाया जाएगा और वो आपके पास मैं वापस आऊँगी उस चैप्टर के साथ। तब तक like, share and subscribe this channel and press the bell icon for the notification. Thank you.